अध्याय 86 अतिरिक्त कहानी 5। विवाह प्रमाण पत्र डायरी। खिलते फूलों के साथ एक गर्म वसंत के दिन बो जिन्यान और जियान याओ अपनी शादी का पंजीकरण कराने गए। उस दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो में बहुत भीड़ नहीं थी। वे दोनों सुबह की धूप में अंदर चले गए। उनके सामने केवल 1 दर्जन या उससे अधिक नए जोड़े कतार में खड़े थे। इसलिए जियान दाओ ने एक नंबर लिया और बाक कैन गोन के साथ लाइन के अंत में खड़ा हो गया। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यस्त कर्मचारी आते जाते रहे। प्रत्येक नया जोड़ा खुश और उत्साहित था। वे दोनों भीड़ में खड़े थे, स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। बेक कैन गोन ने आज एक विशेष रूप से बनाया गया नया सूट पहना था। स्याही के रंग की शर्ट ने उसे और भी सुंदर और ऊंचा दिखा दिया। जियान दाओ ने भी विशेष मेकअप किया था। अपने लंबे बाल बांधे हुए थे। एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी जो सुरुचिपूर्ण और आकर्षक थी। भीड़ में खड़े ऐसे सुमेलित जोड़े का स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित होगा। जियान याओ आमतौर पर अक्सर अपना सिर घुमाती थी, लेकिन वह जानती थी कि जिस कारण से वह अभी सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी, वह मुख्य रूप से बो जिन यान की वजह से था। उसने ध्यान नहीं दिया। उसके गले में अपनी बाह डाल दी और अपना सिर उठाया तो देखा कि उसकी नज़र सामने खड़ी टीम पर पड़ी, जो चिंताग्रस्त दिख रही थी। आप क्या सोच रहे हैं? जियान दाओ ने धीरे से पूछा। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थी। उसके हाव भाव से लगा कि जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। इस स्थिति में जियान दाओ बहुत सशंकित थी। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था। उसने उसकी निगाह का अनुसरण किया। वहां केवल कुछ युवा पुरुष थे और कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जिनके चेहरे साधारण थे, अपनी महिलाओं को लेकर पंक्ति में खड़े थे। कुछ भी असामान्य नहीं। क्या चल रहा है? उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। तभी उसने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भाग्य का आभारी हूँ जिसने हमें मिलने दिया। जियान दाओ चौंक गई। अचानक उसके दिल में मिठास की भावना पैदा हो गई। अचानक इतना भावुक वाक्य क्यों कहा? यह आपकी शैली बिल्कुल नहीं है। या फिर इस जगह की परिस्थितियों ने उसके सुस्त दिल को संक्रमित कर दिया है? आश्चर्य के उस क्षण में मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, यदि नहीं तो आज तुम्हें जिनसे विवाह करना है वे ये साधारण पुरुष हैं। ओह! इसके बारे में सोचने मात्र से ही मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती हूँ। जियान दाओ, तो यही बात है। भावना क्या है? क्या आप मूलतः अहंकारी हो रहे हैं? संपूर्ण विवाह पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। $9 मुहर लगी। अब से हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। घर के रास्ते में जियान दाओ ने चमकीले लाल रंग का विवाह प्रमाण पत्र पकड़ा। उसका मूड केवल बहुत उत्साहित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके विपरीत बेक कैन गोन का चेहरा बहुत शांत था। उसने सर्टिफिकेट को अपनी जेब में रख लिया। उसे दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जियान दाओ उसके रवैये को अच्छी तरह से समझ गया, क्योंकि जब उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो जब उन्होंने अपनी शादी के पंजीकरण या शादी करने के बारे में बात की तो उसका रवैया यह था कि ऐसा करना ठीक है या नहीं। क्या ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? फिर जैसा चाहो वैसा करो। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा वादा किसी भी बाध्यकारी दस्तावेज से अधिक वैध है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की मस्तिष्क संरचना एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग होती है। जियान दाओ इसे गहराई से समझता है। अगर यह रवैया किसी और पुरुष का होता तो शायद वह महिला की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन बेक कैन गोन ने दिखावे की बातों को बहुत हल्के में लिया। जैसा कि उसने कहा,
वह वादों को बहुत महत्व देता है और उसे अपने भविष्य पर भी बहुत भरोसा था। अंत में उन दोनों ने बातचीत की, अपनी शादी को पंजीकृत करें, लेकिन शादी समारोह न करें। सच कहूं तो जियान याओ भी बो जिन यान की छवि की कल्पना नहीं कर सकता था, जो चमकीले लाल दूल्हे की पोशाक पहने हुए एक अव्यवस्थित शादी के दृश्य में खड़ा था, पीने और बातचीत करने के लिए एक गिलास उठा रहा था। भूल जाओ। उस दिन अपनी शादी को पंजीकृत करने के बाद बो जिन यान वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उस नाजुक प्रमाण पत्र पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जियान दाओ ने पहले कभी उसे इसे बाहर निकालकर देखते हुए नहीं देखा था, लेकिन पहले कुछ दिनों तक वह हर रात उसे देखने के लिए बाहर ले जाती थी, फिर उसे अलमारी में बंद करने की योजना बनाती थी। तो मैंने उनसे पूछा, आपका प्रमाण पत्र कहाँ है? मुझे ले जाओ और कोठरी में बंद कर दो। उस समय बेक कैन गो ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। क्या यह आवश्यक है? फिर मामले पर विचार करना जारी रखा। यह रवैया थोड़ा असामान्य था। जियान दाओ ने एक पल के लिए सोचा और समझ गया। बेक कैन गोन हमेशा उन चीजों के साथ बहुत साफ और सुव्यवस्थित रहता था जिन्हें वह महत्व देता था, लेकिन प्रमाण पत्र? कौन जानता है कि उसने उसे कहाँ फेंक दिया? वह उसे अभी यह उपहार नहीं दे रहा है, शायद इसलिए कि फिलहाल वह उसे नहीं ढूंढ पा रहा है और इतना गर्व महसूस कर रहा है कि वह यह बात नहीं कह पा रहा है। फिर बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं इसे ढूंढ न लूं और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए जियान दाओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। एक हफ्ते बाद तक वे दोनों हमेशा की तरह सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के सबसे गोपनीय कार्यालय भवन से बाहर निकल गए। उस दिन अपहरण के कई मामलों की वजह से उन दोनों को कई विशेषज्ञों से मिलना था। जब वे नीचे गए तो उन्हें नियमों के अनुसार सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। यहाँ निरीक्षण कहीं भी बाहर की अपेक्षा अधिक सख्त है। एक विशाल एक्स-रे मशीन, हाथों में डिटेक्टर थामे दो गार्ड गंभीरता से पहरा दे रहे हैं। शरीर पर पहने सभी कपड़े उतार देने चाहिए, जिनमें कोट और जूते भी शामिल हैं। इसलिए हर बार जब जियान दाओ इस जगह पर जाती थी तो ऐसा लगता था कि वह कोई निजी सामान नहीं लाई थी। एक बार जब वह यहाँ आई तो उसे पीरियड्स हो रहे थे, इसलिए उसे अपनी लड़कियों का सारा सामान निकालकर चेक करना पड़ा। आसपास मौजूद पुरुष गार्ड उसे देख रहे थे, जिससे वह लगातार शर्मा रही थी। चूंकि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, इसलिए पहले उसकी जांच की गई। क्योंकि वह गार्डों से अच्छी तरह परिचित थी, वह जल्दी से चेक से गुजर गई और दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी होकर बेक कैन गोन का इंतजार करने लगी। इस समय उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी बनियान की जेब से एक एक करके चीजें निकालीं। एक छोटी नोटबुक जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, एक मोंटब्लैंक पेन, बटुआ, कार की चाबियां और एक चमकदार लाल विवाह प्रमाण पत्र बाहर गिर गया। जियान याओ दंग रह गया, जबकि बो जिन यान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि वह अपनी जेब से टिश्यू, सेल फोन जैसी अन्य चीजें निकालना जारी रखता था। दोनों गार्ड भी एक पल के लिए दंग रह गए। शायद पहली बार उन्होंने किसी को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के गोपनीय कार्यालय भवन में विवाह प्रमाण पत्र लाते देखा। उनमें से एक युवा गार्ड ने विवाह प्रमाण पत्र उठाया, उसे पलटा और अपना सिर उठाकर बो जिन्यान और जियान याओ की ओर देखा। आप दोनों विशेषज्ञ विवाहित हैं, बधाई हो, बधाई हो। बेक कैन गोन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। क्या परीक्षण हो गया? जांच हो गई, जांच हो गई। दोनों पहरेदारों ने जल्दी से ढेर सारी चीजें उसे लौटा दी, लेकिन उनके हाव भाव थोड़े संदिग्ध थे।
या शायद उसे यह समझ में नहीं आया कि विशेषज्ञ बेक विवाह प्रमाण पत्र क्यों लेकर आए। जियान दाओ एक तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा हल्का लाल था। उसे भी गार्ड की तरह संदेह था। क्या मुझे शादी के बाद सीधे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा? हाँ, यही होना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा ही सोचा था। जब वह चेकपॉइंट से गुजरा तो जियान दाओ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप अपना विवाह प्रमाण पत्र यहाँ लाए हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? बेक कैन गो ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या कोई समस्या है? क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ नहीं ले जाने चाहिए? जियान दाओ, तो ऐसा ही है। रुको, पिछले कुछ दिनों से आप अपने विवाह प्रमाण पत्र को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उसका चेहरा अब भी पहले की तरह लाल था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे अजय मिठास से भर रहा था। बिल्कुल। दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ते रहे। जियान दाओ उसके पीछे खड़ी थी। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। यह आदमी, उसने पहले ही साफ कह दिया था कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, और उसने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। यह पता चला कि वह उन्हें हर दिन अपने साथ ले जाता था। लेकिन फिर कौन अपने साथ विवाह प्रमाण पत्र ले जाएगा? यह आदमी वास्तव में, भले ही वह बेहद बुद्धिमान है, फिर भी वह दिल से एक बेहद बचकाना आदमी है, और वह बेहद दृढ़ निश्चयी भी है। इसने वास्तव में जियान याओ को बहुत प्रभावित किया, और पिछले कुछ दिनों में वह खुद को परेशान महसूस करने से नहीं रोक पाई। जब वे दोनों अकेले होते थे तो उनमें बाक कैन नॉन के प्रति कुछ अधिक ही भावुकता उत्पन्न हो जाती थी। बो जिन्यान की बात करें तो उन्होंने भी इसे बहुत स्वाभाविक रूप से एंजॉय किया। शादी के पंजीकरण के बाद उनका प्यार और भी भावुक हो गया था। बस यह मामला लोगों को असहाय भी महसूस कराता था, क्योंकि इस दौरान वे दोनों अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अंदर बाहर आते जाते रहते थे। इसलिए हर दिन जियान याओ ने बो जिन्यान को प्रमाण पत्र निकालते देखा, और फिर गार्ड बारी बारी से वहां खड़े होकर देखते रहे। यहाँ तक कि सहयोग विशेषज्ञों को भी नहीं पता था कि उन्होंने दोनों की शादी की खबर कहाँ सुनी, और उन्होंने उन्हें बधाई देने और शादी की कैंडी मांगने के लिए अपना मुंह खोला। जियान याओ अभी भी पतली चमड़ी वाला था, इसलिए उसने उसे सलाह दी, मुझे पता है कि आप शादी के प्रमाण पत्र को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं रखता है। हम इसे घर पर ही क्यों नहीं छोड़ देते? बेक कैन गो ने बस उसे उदासीनता से देखा। इस रवैये का मतलब था कि वह सहमत नहीं था। जियान दाओ केवल हार मान सकता था और इसे रहने दे सकता था। लेकिन बाद में इसे विकसित होने देने का नतीजा यह हुआ। एक दिन जियान दाओ अकेले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय गए। निरीक्षण के दौरान गुजरते समय एक नया गार्ड उसे पहचान नहीं पाया और उससे और प्रश्न पूछने ही वाला था कि दूसरे गार्ड ने उसे दूर खींच लिया और कहा, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वह उस आदमी की पत्नी है जो हर दिन काम पर अपना विवाह प्रमाण पत्र लेकर आता है। जियान दाओ, वह व्यक्ति जो हर दिन काम पर विवाह प्रमाण पत्र लाता है। क्या यह बेक कैन गोन का उपनाम बन गया है? नया गार्ड, मैंने इसके बारे में तब सुना था जब मुझे ब्यूरो में नियुक्त किया गया था। फिर उसने जियान दाओ को विशेष रूप से प्रसन्न और सौम्य भाव से देखा। तो तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र कहाँ है? इसे निकालो और साँचे पर रखो। चलो इसे एक साथ जांचते हैं। जियान दाओ, हे भगवान, वह बेक कैन नगोन नहीं है, और उसे अपने साथ विवाह प्रमाण पत्र ले जाने की आदत नहीं है। अतिरिक्त कहानी 5 डायरी नाम चुने। खिलते फूलों के साथ एक और गर्म वसंत का दिन। जियान दाओ गर्भवती है। यह उनका पहला बच्चा है। जियान दाओ इसे बहुत महत्व देती है, इसलिए वह बेहद सावधान है। हालांकि बेक कैन गोन को बच्चे कभी पसंद नहीं थे,
लेकिन जीवन के प्रति सम्मान के कारण और क्योंकि एक पिता के रूप में वह अपने नैतिक कर्तव्य से बच नहीं सकते, वह व्यक्तिगत रूप से बड़े या छोटे मामलों की परवाह किए बिना सब कुछ करते हैं। सामान्य तौर पर उनमें उत्साह की थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन किसी भी आदर्श पिता से बेहतर माना जाता था। उस दिन जियान याओ बिस्तर पर लेटी हुई संगीत सुन रही थी, जबकि वो जिन्यान उसके बगल में बैठकर किताब पढ़ रही थी। साथ ही उसके थोड़े सूजे हुए पैरों की मालिश करने में उसकी मदद कर रही थी। जियान दाओ उत्साह से भर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? बेक कैन गो ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत दिलचस्पी भी हुई, और उसने तुरंत पूछा, क्या नाम है? तभी बेक कैन गो ने उसकी तरफ देखा। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की के बाहर अंधेरा छाया हुआ था। उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसकी साफ भौहें और खूबसूरत आंखें किसी पेंटिंग की तरह थी। उसकी गहरी आंखों में मुस्कान थी। उसके पतले होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसकी आवाज पानी की तरह गहरी थी। क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते? जियान दाओ, ठीक है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। हाल ही में जियान दाओ को पता चला कि बेक कैन गोन को वह समय बहुत पसंद है जब वे दोनों आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब उसने उसके लिए खाना ऑर्डर किया, जब उन दोनों ने गलती से एक ही टाई चुन ली, या जब उसने काम पर उसके मन की बात कही। उस पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, थोड़ी गर्व भरी, थोड़ी संतुष्ट और थोड़ी आत्मकेंद्रित। तो अब वह चाहता था कि वह अनुमान लगाए कि वह बच्चे का क्या नाम रखेगा। लेकिन यह बहुत कठिन है, कोई सुराग नहीं है। मुझे कुछ संकेत दो। उसने उसकी आस्तीन खींची। बेक कैन गो ने उसे अथाह नजर से देखा। उसका चेहरा शांत था और उसने कहा, ठीक है, वह चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जियान दाओ की नज़र उसकी सुंदर भौहों, उसकी सीधी नाक से गुजरते हुए आखिरकार उसके थोड़े उठे हुए पतले होठों पर पड़ी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके पास जवाब था, बैकडू, यह प्यारा है, लेकिन सिल्वर फिश सिल्वर फिश सिल्वर फिश, क्या यह थोड़ा बचकाना नहीं लगता? फिश की तरह उच्चारित, फिश। किसने सोचा होगा कि बिस्तर पर दोनों हाथ रखे हुए बैक कैन गोन थोड़ा भौहें सिकोड़ेगा? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा बचकाना नाम चुनूंगा? गलत अनुमान। जियान दाओ के माथे पर हल्का पसीना था, लेकिन यह सच था कि उसे मछली सबसे ज्यादा पसंद थी। जैसे ही वह सोच रही थी, उसने अपना सिर उठाया और देखा कि बूढ़ा आदमी ट्रान मैक धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से रेंग रहा था। जियान दाओ की आंखें चमक उठीं। बाई थान 1, सिल्वर मैक 2। ये दोनों नाम बुरे नहीं हैं, बहुत बौद्धिक हैं। इनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। 1, ट्राम की तरह उच्चारित, यहाँ थान का अर्थ भोर है। 2, यहाँ मैक का अर्थ चीनी स्याही है, जिसका उच्चारण मैक की तरह है, शांत। निश्चित रूप से बेक कैन गोन ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसका शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया। ऐसा लग रहा था कि वह उस पर आधा दबाव डाल रहा है, ऊपर से उसे नीचे देख रहा है। एक बूढ़े कछुए के नाम का उपयोग करके हमारे बेटे और बेटी का नाम रखना। यह केवल उस स्थिति में हो सकता है जब मैं अपने दिमाग का उपयोग न करके अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके सोचूं। बेशक, छोटे पैर का अंगूठा भी। जियान दाओ का चेहरा लाल हो गया। मैंने सुना है कि एक गर्भावस्था आपको 3 साल के लिए बेवकूफ बनाती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं का भी आत्मसम्मान होता है। आप इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं?
उसके द्वारा शारीरिक रूप से पूरी तरह से दबाए जाने तथा मानसिक रूप से बुरी तरह से आक्रांत होने के कारण जियान दाओ को खुजली होने का बिल्कुल भी डर नहीं था। साधारण लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सोच का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? सिल्वर रीजन, रजत मनोविज्ञान, सिल्वर ब्रेक, बाक कैन गोन। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सका। अपनी उंगली उठाकर धीरे से उसके होठों पर रखते हुए उसकी गहरी आंखें रोशनी में उसे घूर रही थी। क्या मुझे यह फिर से कहने की जरूरत है? यह मेरी पसंदीदा चीज है। ये शब्द कहकर वह उठ खड़ा हुआ और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। जियान दाओ ने अपनी पीठ की ओर देखा और आखिरकार पूरी तरह से समझ गया जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी जियान दाओ। बगदाओ? उसने पूछने की कोशिश की। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार लिविंग रूम से बेक कैन गोन की आवाज आई, जो मुस्कुराहट लिए हुए थी। हाँ, जियान दाओ भी मुस्कुराए बिना न रह सका। गाल थोड़े लाल हो गए। कहने की जरूरत नहीं कि यह नाम बाग दाओ सुनने में बेहद सुखद था। इसके अलावा उसका मस्तिष्क, जिसमें प्रेम कोशिकाओं की बेहद कमी है, इस बिंदु के बारे में सोच सकता है। वह बेहद खुश होना चाहिए, इसलिए वह उसे अनुमान लगाने के लिए रहस्यमय अभिनय करने की कोशिश कर रहा है ना? जियान दाओ उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। कुछ गड़बड़ थी। बाग दाओ केवल लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम है। लड़कों के बारे में क्या? ओह, यह एक होमोफोन होना चाहिए। बैक दाओ, ऊपर दिया गया नाम दाओ लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है जेड। नीचे दिया गया नाम दाओ लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है जा। ठीक इसी समय बैक कैन गोन की गर्व भरी आवाज फिर से आई। लड़कों को बैक जियान कहा जाता है। जियान दाओ, बाई जियान। दोनों सिल्वर और सरल। सिल्वर ठंडा, सरल सरल। हालांकि माता पिता के नामों में से बच्चे का नाम चुनना बहुत रोमांटिक, सार्थक और बहुत सुविधाजनक भी है, लेकिन ऐसे नाम वाले लड़के को इतना दयनीय और ठंडा क्यों महसूस होता है? अध्याय 87, साइड स्टोरी 6। वह वर्ष, ताजा फूल, नरभक्षी विकृत मामला। उसकी दृष्टि अंधकार में थी। प्रकाश की एक भी किरण नहीं थी। वह वहीं लेटा रहा और अपने शरीर के नीचे टटोल रहा था। यह एक बिस्तर था, सपाट और मुलायम, यहाँ तक कि एक साफ, शुद्ध खुशबू के साथ। बाई जिन्यान के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। यह पहला दिन था जब उसका अपहरण हुआ था। ऐसा लगता है कि नरभक्षी, फूल, विकृत व्यक्ति के साथ व्यवहार बुरा नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह खड़ा हो गया। उसका पतला शरीर अंधेरे के साथ एक हो गया, जैसे कोई अकेला पेड़ सीधा खड़ा हो, अंधेरे में ऊंचा खड़ा हो, आधा छिपा हुआ, आधा दिखाई दे रहा हो। उसी कमरे में, एक छिपे हुए कोने में, जिसे वह नहीं देख सकता था, एक आदमी उसे बड़े उत्साह से देख रहा था। उन गहरी नीली आंखों में शिकार को पकड़ने के क्षण में एक शिकारी जानवर की उत्साहित रोशनी थी। हाय साइमन, अब तुम मेरे हो। 10 मिनट बाद सभी लाइटें अचानक चालू हो गईं। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। जब उसने अपना हाथ नीचे किया तो उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। छोटे से कमरे में मंद रोशनी थी और सलाखों के बाहर नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। उसके पीछे जेल में अन्य पीड़ितों का एक समूह चींटियों की तरह कोने में सिमटा हुआ था। हाय टॉमी, इसके बारे में सुनना इससे मिलने से बेहतर है।
इसलिए मैं तुम्हारा भोजन बन गया हूँ। उस पल उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। उनकी आंखें एक दूसरे का आकलन करने के लिए घूम रही थी। अंततः टॉमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेक कैन गोन ने अपने जीवन और मृत्यु के प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। फिर उसने आसपास के माहौल का आकलन करने के लिए अपना सिर उठाया। उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने गद्दे को थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर से बैठ गया। यह कैसी लगता है? टॉमी ने बात की। भले ही वे पहली बार मिले थे, लेकिन उसकी आवाज एक अच्छे दोस्त की तरह थी जो कई सालों से उनके साथ था। बेक कैन गोन ने उदासीनता से मुस्कुराया, उसकी ओर देखा भी नहीं। सभी के प्रति पूरी तरह से उदासीन। टॉमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर से हंसा, अपने बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाते हुए। तुम बहुत घमंडी हो, पहले से ही उसके हाथों में था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अनजान लग रहा था। फिर टॉमी ने इस आदमी को ऊपर देखते हुए देखा, बहुत ही नरमी से उसकी ओर देखा। ओह, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने पर बधाई। टॉमी थोड़ा परेशान होकर जमीन पर लौट आया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि ताहाम सोफे पर बैठा है। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी शैतानी थी। क्या गलत? मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या गलत है? ताहाम खड़ा हो गया। उसकी नज़र अभी भी मॉनिटर स्क्रीन पर बेक कैन गोन पर टिकी थी। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छा संपर्क नहीं था। टॉमी ने नाक सिकोड़ी, रेफ्रिजरेटर के पास गया, ग्रिल्ड मीट की एक ट्रे निकाली और उसे 2 या 3 टुकड़ों में खा गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी बदौलत उसने तुरंत अपनी हिम्मत वापस पा ली, अपने होठों को चटकाया और मुस्कुराहट प्रकट की। जी हान को इस दृश्य की आदत लग गई थी। वह बुदबुदाया, तुम अभी भी बेवकूफ़ी से आधे घंटे तक वहां खड़े रहे। तुमने और उसने 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं कहा, लेकिन हर वाक्य ने तुम्हें गुस्सा दिलाया। क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हें इतना अधीर क्यों बनाता है? टॉमी ने उसकी ओर देखा। ताहाम की मुस्कान और भी खुशनुमा हो गई, क्योंकि तुम और वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह उन शिकारों से पूरी तरह अलग था जिन्हें उसने पहले कैदी के रूप में पकड़ा था, और अन्य शिकारों से भी पूरी तरह अलग था। उसके पास हमला करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि कहां से शुरुआत करे। टॉमी ने अपनी टाई ठीक की और ठहाका लगाते हुए हंसा। यह कैसे संभव है? उसने ताहाम को घूर कर देखा। उसकी आंखें भी उदास, ठंडी और जिद्दी हो गईं। आज रात से हम उससे निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करेंगे। अपनी दवाई भी डाल दो, यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। ताहाम ने अपना सिर झुकाया, सिगरेट जलाई और धीरे धीरे कुछ कश खींचे। टॉमी ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ कश भी लिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ताहाम मुस्कुराया और कहा, मामले को अपने हाथ में मत लो। ये तरकीबें उस पर काम नहीं करेंगी। इसके अलावा उसकी आंखें स्क्रीन पर दिख रहे आदमी की ओर झपक गईं। बेक कैन गोन अब आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा ही शांतिपूर्ण था। इसके अलावा क्या? इसके अलावा इस तरह की चालें, चाहे उनके प्रति हो या मेरे प्रति, अपमानजनक है। जी हान ने हर शब्द कहा। इससे टॉमी दुखी महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे कोई छोटी सी सुई धीरे से चुभो दी गई हो। फिर दुख की शुरुआती भावना पंचर हुए छेद के बाद धीरे धीरे फैलती चली गई। हम्फ। जी हान ने शायद साइमन को ज्यादा आका था। टॉमी ने अपने दिल में दुख को दबा लिया। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह थी जैसे उसने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस आदमी को पकड़ने के लिए एक के बाद एक जाल बिछाए गए।
अब जब मैंने इसे पकड़ लिया है तो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे काबू में किया जाए। धीरे धीरे यातना दो, जी हान ने उदासीनता से उत्तर दिया। बेशक, सबसे अच्छी चीज हासिल करना मुश्किल है। पहली बार बाई जिन्यान ने मानव मांस काटा, 3 दिन बाद। उसे धमकी देकर अपने हिसाब से ढालना कल्पना से कहीं ज्यादा आसान था। टॉमी एक लड़की और एक बच्चे को लेकर आया और उसे उसके सामने खड़ा कर दिया तथा उसे विकल्प देते हुए कहा, इस बच्चे के जीवन और मृत्यु का फैसला तुम करोगे। जैसा मैं कहूं वैसा करो, मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूं। उस समय बेक कैन गोन ने केवल उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर अपने सामने सर्जिकल चाकू उठाया और लोहे की मेज से बंधी लड़की की ओर चला गया। सब कुछ बहुत शांत था। टॉमी एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था, बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। बेक कैन गोन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ उसकी बाहों में बैठी लड़की ने एक तीखी चीख निकाली। जब युद्ध की पहली लूट उसके द्वारा ट्रे में फेंकी गई तो टॉमी ने फिर से एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। शायद मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, शायद मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। ये 2 लोग, एक बड़ा और एक छोटा, वास्तव में जीवित नहीं रह सकते। क्या तुम होशियार नहीं हो? मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? बेक कैन गोन की आंखें उसे और भी अधिक तिरस्कार से देख रही थी। चाहे तुमने मुझसे झूठ बोला हो या नहीं, यह तुम्हारा मामला है। मैंने मानव जीवन की आशा छोड़ दी है या नहीं, यह मेरा मामला है। टॉमी ने और कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ इतना जानता था कि जितना ज्यादा वह बेक कैन गोन के साथ समय बिताएगा, उतना ही वह उससे नाराज होगा। लेकिन बॉस ने उसे मारने, खाने या रौंदने नहीं दिया। उस दिन से मानव मांस काटना बेक कैन गोन के लिए एक दैनिक आवश्यक कार्य बन गया। इसलिए जो पीड़ित सड़क के उस पार स्थित जेल में अपना जीवन लंबा करने की कोशिश कर रहे थे, वे हमेशा भय और घृणा से भरी नजरों से उसकी ओर देखते थे। बेक कैन गोन ने भी उनसे बात नहीं की, क्योंकि अधिक बातें बेकार थी। वह जानता था कि उसका जीवन अस्थायी रूप से ठीक है, लेकिन वह इन लोगों के लिए जीवित रहने के मौके के लिए लड़ सकता है या नहीं, यह जानना अभी भी मुश्किल है। इस तरह के अपने प्रदर्शन के बारे में टॉमी, जो रोशनी के नीचे खड़ा है, साथ ही निगरानी कैमरे के पीछे छिपे जी हान, दोनों के विचार अलग अलग हैं। टॉमी, हमें अब उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति हर दिन अच्छा खाता है और अच्छी नींद लेता है। मानव मांस काटने से कोई बदलाव नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। क्या आलोचना के लिए कोई जगह नहीं है? तो फिर उसे सीधे मार दो, हमें इस आदमी की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, है न? ताहाम के हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें मानव मांस के कई बड़े करीने से व्यवस्थित टुकड़े रखे थे, जिन्हें बेक कैन गोन ने स्वयं काटा था। टॉमी की बातें सुनकर वह फिर हंसा। किसने कहा कि कोई प्रगति नहीं हुई? टॉमी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उसकी ओर देखा। उसके स्वर में थोड़ी प्रशंसा थी। उसका मुंह वास्तव में घृणित है, लेकिन स्केलपेल का उपयोग करने का उसका तरीका बुरा नहीं है। जी हान ने एक छोटे चाकू से मांस के टुकड़े को छेदा, उसे रोशनी में रखा, जैसे कि वह उसे ध्यान से देख रहा हो। उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। एक कानून प्रवर्तक, अपराधियों पर हमला करने में माहिर, धमकी दिए जाने के कारण अन्य निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी उसने यह सब इतनी अच्छी तरह से, इतनी खूबसूरती से किया। टॉमी ने केवल बो जिन्यान के चाकू के कौशल को देखा, लेकिन उसने उसके दिल में छिपे शैतान को देखा। जी हान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बो जिन्यान की जांच, उनसे निपटने का जाल, वास्तव में इस समय शुरू हो चुका था।
जी हान की योजना का दूसरा चरण बो जिन्यान को मानव मांस खाने के लिए मजबूर करना था और साथ ही उसका शारीरिक शोषण करना शुरू करना था। मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से घृणित है। जी हान हमेशा से यही मानता था। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दुर्व्यवहार किसी भी मजबूत आदमी की इच्छाशक्ति को प्रताड़ित कर सकता है। अंत में वह हार मान जाता था और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार किए जाने की भावना से भी प्यार करता था, क्योंकि हर किसी के दिल में एक शैतान छिपा होता है और बेक कैन नगौन कोई अपवाद नहीं था। इसलिए यह एक दिनचर्या बन गई कि हर रात टॉमी ताज़ा मांस की एक ट्रे लाता और बेक कैन नगौन के सामने धकेल देता। लेकिन इस समय दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहा था। टॉमी ने कहा, प्रीमियम बीफ, लेकिन मुझे इसे कच्चा खाना पसंद है, इसलिए आपको भी इसे कच्चा खाना होगा। बेक कैन गो ने बस मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। फिर उसने ट्रे पर रखा सारा मांस ऐसे खाया जैसे उसे कुछ भी होश न हो। फिर टॉमी उसके पीछे पीछे घूमता और उसकी पहले से ही जख्मी पीठ पर कुछ और वार करता। एक लंबे क्रिस्टल ग्लास का उपयोग करके उसे उसकी रीढ़ की हड्डी के अंत में दृढ़ता से दबाएं, जिससे आधा गिलास गाढ़ा ताज़ा खून इकट्ठा हो जाएगा। टॉमी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। भले ही वह अपने मांस को काटता है और इस तरह से खून निकालता है, लेकिन पीछे छोड़े गए घाव साफ और स्पष्ट होने चाहिए। यह भी एक बिंदु है जिसे ताहम वास्तव में पसंद करते हैं। जुनूनी बाध्यकारी विकार। जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी एक दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक विकार है। रोग के सामान्य लक्षण जुनूनी विचार, वैध कारण के बिना चिंता और तनाव को कम करने के लिए बाध्यकारी व्यवहार करना है। यह तनाव से सीधे संबंधित रोगों के समूह का एक रूप है। इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत विकिपीडिया। हर रात जी हान मॉनिटर पर बो जिन्यान की पीठ को देखता था, जो निशानों से भरी हुई थी और प्रशंसा की भावना से खुद को रोक नहीं पाता था। इस समय टॉमी उसके पास बैठा था और धीरे धीरे कटे हुए मांस और पसीने से मिश्रित खून का प्याला पी रहा था। कभी कभी तो मैं उनसे यह भी पूछ लेता था, क्या तुम्हें कुछ पीने की जरूरत है? ताहाम ने हंसते हुए डांटा, मैं तुम्हारी तरह घिनौना नहीं हूँ। टॉमी जोर से हंसा। इन दिनों बेक कैन गोन के लिए समय रुक गया था। वह एक छोटी सी अंधेरी बंद जेल में था, बहुत उलझन भरी जिंदगी जी रहा था। समय खोने के साथ साथ उसने अपनी आवाज और दृष्टि की अधिकांश संवेदना भी खो दी थी। उसे नहीं पता था कि टॉमी कब अचानक अरोमाथेरेपी लैंप चालू कर देगा। अंधेरी जेल में सब चुप थे, कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कभी कभी वह बहुत देर तक अपनी आंखें खोले रहता और अपने आस पास के अंतहीन गहरे अंधेरे को देखता रहता। भले ही वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह पहले की तरह गहरी नींद में नहीं सो पाया। उस साल वह 24 साल का था। समुद्र के दूसरी तरफ, बहुत दूर, उस साल जियान याओ अभी भी कॉलेज में था, सरल और शांत। घटनाओं में बदलाव बो जिन्यान के कैद होने के चौथे महीने में हुआ था। यह आधी रात को लगी आग थी। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से शुरू हुई। जब तक टॉमी को पता चला, तब तक आग और घना धुआं पूरे तहखाने को अपनी चपेट में ले चुका था। जी हान आम तौर पर यहाँ रात नहीं बिताता था, इसलिए वह उस रात वहां नहीं था। बाद में जब टॉमी को आजीवन कारावास की सजा दी गई, तो हर बार जब उसे उस आग की याद आती, तो उसे लगता कि यह बो जिन्यान की करतूत है। हालांकि बो जिन्यान अंततः उस आग का फायदा उठाकर सफलतापूर्वक भागने में असमर्थ रहा, इसलिए जी हान का मानना था कि यह सिर्फ एक अप्रत्याशित विद्युत दुर्घटना थी। लेकिन कोई बात नहीं, यह आग हर चीज की शुरुआत थी। उस रात आग बहुत बड़ी थी।
और नाचती हुई लपटों में टॉमी भी तहखाने की खिड़की के बाहर फंस गया था और करीब नहीं जा पा रहा था। पहले सभी को बंद करने के लिए जिन लोहे की सलाखों का इस्तेमाल किया गया था वे लाल होने लगी। कुछ लोग पिघली हुई लोहे की सलाखों से जल गए, कुछ लोग गिरती हुई क्रॉसबीम से टकरा गए, जिससे दयनीय चीखें निकल रही थी जैसे सुअरों का वध किया जा रहा हो। बैकगैन बेहद सतर्क था, पीछे हटता रहा और सभी संभावित खतरों से बचता रहा जब तक कि सेल के बाहर की लोहे की सलाखें पिघल नहीं गईं, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा और दृढ़ता से बाहर निकल गया। भूमिगत सुरंग में अराजकता थी। उनमें से अधिकांश महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और कुछ युवा थे जो भागने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, जिससे बाकी लोग पीछे छूट गए। लेकिन फिर भी उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। निकास द्वार आग से घिरा हुआ था और गोलियों की आवाज धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। टॉमी दूसरी तरफ खड़ा था, गोलियां चला रहा था और उन सभी बचे हुए लोगों को मार रहा था जो भागना चाहते थे। और उसके बगल में हर जगह धधकती आग से जल रहा था। बैकगैन भीड़ में खड़ा था। उस पल उसे दो बातें समझ में आईं। एक, आज रात टॉमी का उस पर जानलेवा रवैया था। दो, इस पूरे तहखाने में सबसे कमजोर दीवार, जो जमीन के सबसे नजदीक की दीवार भी थी, को उसने अपने दिमाग में मौजूद गत्यात्मक गणना के ज्ञान का इस्तेमाल करके बनाया था। इस तहखाने का मामला उसके दिमाग में पहले ही हजारों बार घूम चुका था। अब जबकि तहखाना आग की लपटों में घिरा हुआ था, तो उसे आसानी से इसका जवाब मिल सकता था। मेरे पीछे आओ, मैं निश्चित रूप से सभी को बाहर निकालूंगा। वह चिल्लाया, उसकी धीमी आवाज रात की आग में एक मजबूत और उदास धारा की तरह थी। सभी लोग अचंभित थे और अपना सिर घुमाकर उस युवक की ओर देख रहे थे। कई दिनों से उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा था। वह और वह विकृत व्यक्ति मिलकर दूसरों को गाली देते थे, लेकिन उसे स्वयं इस स्थान पर कैद कर लिया गया। वह हर किसी के दिल में एक पहेली है। क्यों? हमें आप पर क्या विश्वास है? उसे मार दो, वह उस विकृत व्यक्ति के समान ही गिरोह है। भीषण आग के बीच हर किसी की अराजक पूछताछ का सामना करते हुए बैकगैन ने केवल थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे सामने की ओर चला गया। मुझ पर भरोसा क्यों करें? उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस तरह के दृढ़ विरोध ने अधिकांश लोगों को संशयग्रस्त कर दिया। लेकिन यह सच था, जैसा कि उसने कहा, कोई और विकल्प नहीं था। वे सभी केवल उसका अनुसरण करना चुन सकते थे। आग के बीच से, कोयले की धूल के बीच से थोड़ी दूरी थी, लेकिन यह एक भयावह यात्रा थी। इस छोटी सी प्रक्रिया के दौरान उन्हें विश्वास होने लगा, यह व्यक्ति वास्तव में उन्हें बचा रहा था। क्योंकि जब भी कोई घायल होता, आग से जल जाता या टॉमी द्वारा गोली मार दी जाती, तो वह शांतिपूर्वक दूसरों को उनकी मदद करने का आदेश देता। मैं आज तक जीवित हूँ, इसलिए किसी को भी त्यागना मत, उसने कहा। एक लड़की ने उन शब्दों को सुना और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। अंत में, जब बो जिन्यान का समूह सबसे पीछे एक विकर्ण जेल सेल के सामने भागा, तो यह एक दीवार थी जो ठीक वैसे ही ढह गई थी और विकृत हो गई थी, जैसा कि उन्होंने चाहा था। हालांकि यह केवल एक छोटा सा छेद था, वे गहरे नीले आकाश का आधा हिस्सा देख सकते थे और घास के मैदान पर चांदनी चमक रही थी। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उन लोगों के दिलों को विकृत और सुन्न करने के लिए पर्याप्त दुर्व्यवहार देखा था जो मूल रूप से शुद्ध थे। लेकिन इस समय उस चांदनी को देखकर सभी के दिल में जीने की इच्छा जाग उठी। क्या वे सचमुच बच पाएंगे?
बच सकते हैं? क्या यह वास्तव में संभव है कि अब हम उस विकृत व्यक्ति की थाली का भोजन न बने तथा अब से उन दुर्घटनाओं और पीड़ा को अलविदा कह दें? सबके हृदय में एक मौन लहर सी उठती प्रतीत हुई। लेकिन इस समय बेक कैन गोन ने स्थिति को नियंत्रित किया। महिलाएं और बच्चे पहले बाहर जाएं, मैं अंत में जाऊंगा। इस वाक्य ने सभी को लड़ना बंद कर दिया और भागने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग किया। एक व्यक्ति, 2 लोग, 3 लोग। बेक कैन गोन समूह के अंत में खड़ा था, चुपचाप गिनती कर रहा था। कभी-कभी वह अपना सिर ऊपर उठाकर दीवार के ऊपर शुद्ध जेड जैसी चांदनी को देखता। 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग। बेक कैन गो ने टिमटिमाती आग में हल्के कदमों की आवाज सुनी, साथ ही छिटपुट गोलियों की आवाज भी। वह अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होगा। टॉमी को जल्द ही पता चल जाएगा कि वे भाग रहे हैं और फिर वह उन पर घात लगाएगा, चाहे यह तहखाना कितना भी दूरस्थ स्थान पर क्यों न हो। देर सवेर यह अग्निशमन विभाग या पुलिस का ध्यान आकर्षित करेगा। यही उनके बचने का मौका था। 12वां व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति। बेक कैन गो ने अपना हाथ उठाया और युवक को आगे की ओर धकेला। उसका शरीर तुरंत जमीन की ओर मुंह करके छेद में घुस गया। अब बस यही बाकी है कि हम उसके ऊपर चढ़ने का इंतजार करें, फिर बेक कैन गोन को खींचें, फिर हम तुरंत भाग सकते हैं। इस समय उसके पीछे से आ रहे तेज कदमों की आवाज बहुत नजदीक आ गई थी। वह आदमी भी जमीन पर चढ़ गया था और अपना हाथ बेक कैन गोन की ओर बढ़ा रहा था। बेक कैन गोन मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जिस समय धातु की छड़ का आधा हिस्सा उसकी छाती में घुस गया, बेक कैन गोन को एक पल के लिए घबराहट हुई। तेज दर्द ने उसे एक पल में सीने में छेद कर दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि खून बह रहा है। उस आदमी की भयंकर, अस्त-व्यस्त और दयनीय आवाज उसके सिर के ऊपर से गूंजी, मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम उसके साथी हो। यह भी एक यातना योजना होगी। मुझे तुम्हें मारना होगा। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अत्यधिक दर्द के कारण बेक कैन गोन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उसने अपनी आंखों के सामने चांदनी को गुजरते देखा, हरी घास की खुशबू को महसूस किया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। तभी उस आदमी की हताश, पागल हंसी और दूसरों की घबराई हुई, हैरान आवाजें आईं, तुम क्या कर रहे हो? उसने हमें बचाया। फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर गिर रहा है, आग से तपती हुई जमीन पर भारी रूप से गिर रहा है। लपटें एक बार फिर चारों ओर फैल गईं। जिस क्षण उसकी चेतना भ्रम में पड़ गई, वह केवल शांति से सोच सकता था। यह आदमी जिसे उसने बचाया था, सिर्फ इसलिए कि वह लंबे समय तक कैद में रहा था, घायल होने के बाद गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी। अगले कुछ दिनों तक वह गंभीर कोमा में चला गया। वह जानता था कि उसे तेज बुखार है। उसके माथे, गले, आंखों और पूरे शरीर में ऐसा दर्द हो रहा है मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। ऐसा लग रहा था कि संदूक में एक बड़ा छेद था, जिसमें बहुत सारी चीजें ठूंस दी गई थी और फिर उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाला गया। ऐसा बार बार होता रहा। हर बार कोमा में रहने के दौरान उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। वह अंतहीन सपने देखता था। जब वह छोटा था तो वह नदी के किनारे अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने का सपना देखता था। उसने सपना देखा कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता खाली कमरे में झांक रहे थे, एक बेजान मूर्ति की तरह खामोश। उसने उस दृश्य का भी सपना देखा जब वह पहली बार सीरियल मर्डर केस में पीड़ितों के परिवार फोतुन गो से मिला था। वे लाइब्रेरी के गलियारे के एक तरफ खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार
उसे फिर से वही दृश्य याद आ गया और यह बार बार खुद को दोहराता रहा। उसने उस आदमी को जमीन पर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर वह पलटा और एक विकृत लोहे की छड़ उठाई, जिसे उसने भूमिगत बंकर में सावधानी से इकट्ठा करके रखा था, और उस पर वार कर दिया। क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया उसका वास्तव में कोई मतलब है? इस संसार में जिन साधारण प्राणियों को आप बचाते हैं, क्या वे सचमुच आपको समझते हैं? अचानक ऐसा लगा जैसे उसके कान में कोई आवाज फुसफुसा रही हो। जब बेक कैन गोन जागा तो कई दिन बीत चुके थे। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आसपास का नजारा तहखाने से बिल्कुल अलग था। चांदी की छत, एक जेल की कोठरी और एक अपरिचित कमरा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल वह अभी भी हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक कैदी के रूप में। उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि दूसरे जीवित हैं या मर चुके हैं। उसके होठों के कोने पर एक नकली मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ अपने माथे को छूने के लिए उठाया, बुखार दूर हो गया था। फिर वह धीरे से खड़ा हो गया। इस समय मॉनिटर के पीछे जी हान जमीन पर था, उसके चेहरे और भाव को घूर रहा था। अचानक स्तब्ध हो गया। उसका चेहरा अभी भी पहले की तरह सुंदर और दृढ़ था, बस पहले की तुलना में बहुत पतला था। उन खूबसूरत पतली आंखों में एक विद्रोही रोशनी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी लगभग चिढ़ाने वाली नजर कमरे में इधर उधर घूमती रही, आखिरकार अपना सिर उठाकर दीवार पर लगे मॉनिटर पर जाकर रुकी। जी हान को ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी तरफ है, सीधे उसकी आंखों में देख रहा है। जी हान के दिल में एक हल्का झटका लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी तरह का भाग्य संकेत था। फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, अप्रत्याशित, लेकिन जैसे कि वह लंबे समय से इसके लिए तरस रहा था, लगभग आलस से गूंज रही थी। हाय प्रिय, जैसा कि आपने कहा, मैं जाग गया हूँ। गाक सच संपादकीय टीम द्वारा निर्मित 2 डुका थाओ 1011 खोज संपादित करें, पोस्ट करें।